हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें भी हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में आने के हाई चांस रखते हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है और हर फैक्ट जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के अकॉर्डिंग किसी गैस में जो साउंड वेव का प्रोपोगेशन होता है उन्होंने कौन सी सिचुएशन कंसीडर की थी। तो आपको पता है न्यूटन ने ध्वनि की चाल, जो गैसों में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला दिया था, तो उन्होंने जो सिचुएशन मानी थी वो आइसोथर्मल मानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतापी। ये क्वेश्चन इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूटन को लाप्लांस ने गलत प्रूव किया था। ठीक है, आपको अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो उन्होंने यहाँ पे क्या माना था, बी आई अपॉन रो, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो आई थी वो ध्वनि की चाल जो है गैसों में 280 मीटर पर सेकंड आई थी, जो कि गलत आई थी। फिर लाप्लांस आए थे, उन्होंने करेक्शन किया था एंड ही प्रूव्ड हिम रॉन्ग। उन्होंने न्यूटन को गलत प्रूव किया था। फिर उन्होंने जो है यहाँ पे उस प्रोसेस को जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस मान के किया था, तब हमारा 332 मीटर पर सेकेंड आया था। लेकिन अगर पूछा जाए लाप्लांस के अकॉर्डिंग ध्वनि संचरण जो किस प्रोसेस में होता है, तब आपको एडियाबेटिक करना है, रुद्धोष्म करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो समतापी करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, न्यूटन के अकॉर्डिंग। देखो फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारी विचारधारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई आया, किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने कुछ कहा। जैसे एक हाइगेंस वाला क्वेश्चन है, जैसे डुअल नेचर ऑफ लाइट है, कोई कहता है लाइट जो पार्टिकल है, कोई कहता है वेव है। तो इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना है जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, और मेरी कोशिश भी है जो चीज़ें पिछले सालों में पूछी गई हैं, बस आप एक भी वीडियो इस नए प्रैक्टिस सेट सीरीज का मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की सरफेस पर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो मून की सरफेस पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा। नो डाउट क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन स्किल रिक्वायर्ड है। जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको हैबिट डालनी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखो कैसे। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। अब यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। अब हर बार वो आदत नहीं है कि g1/g2 इज इक्वल टू t2/t1 ऐसे लिखें, नहीं। हमने ये देख लिया कि g जो है जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में t घटेगा। अगर g घटेगा तो t उसी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ये बात ये इंडिकेट करती है और यही हमें समझना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये तो हमें पता ही है कि अगर हम मून पे जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो 1/6 हो जाती है, G/6 हो जाएगी। अगर ग्रेविटी 1/6, इसको मैं इधर कर लूँ, 1/6 हो जाएगी तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अगर ये 1/6 हुई है, घटी है, तो वो क्योंकि वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती है तो वो √6 टाइम हो जाएगा जो नया टाइम पीरियड होगा, तो √6 t1 हो जाएगा जो t2 होगा। अब ये बात जो लिख दी हमने, ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो √6 इंटू इनिशियली t1 कितना था, 4 सेकेंड। अब यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है विद ऑप्शन। तो √6 का जो वैल्यू है याद रखना 2.4 होता है, लगभग 2.5 होता है। तो 2.4 के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा 9.6 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है ऑप्शन, क्योंकि 8 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 से थोड़ा ज़्यादा है, और 10 से कम है तो 12 भी नहीं हो सकता, 4 तो हो नहीं सकता, तो 10 सेकंड यहाँ पे हो गया। अब ये वाली चीज़ किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है कैसे लिख दी, तो आप पूरा करके देख लो, t1/t2 लिखना, √g2/g1 लिखना, और g2 की जगह पे G/6 लिखना, सॉल्व करना, आ जाएगा। और जो बच्चे थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सीखने की, उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये आपने देख लिया, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज आपको लग रही होगी कि वैसा ही क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग था, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड था वो 12 सेकंड था। अगर इसे मून पे ले जाया जाए तो अब कितना होगा, तो आप इसमें भी कैलकुलेशन मत करने लग जाना। स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये 12 सेकंड है, तो इसमें तो एग्जामिनर आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, इसमें तो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो ये 12 सेकंड ही रहेगा। मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए करवा दिए क्योंकि कई बार होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं ना करवाता, वो करवा देता, और एग्जाम में ये स्प्रिंग वाला आ जाता, तब भी आप कैलकुलेट करने लगो। तो डिफ्रेंशिएट मैं साथ में ही करवाता हुआ चल रहा हूँ। और जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए पूछ रहे थे मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो उसको डाउनलोड कर लेना डिफेंस वाले सेक्शन
सेक्शन में जाके अगर आप नेवी SSR AA और MR के लिए लगाना चाहो तो आपको दिख जाएगा, एक फ्री वाला लगा के देख लेना कंटेंट जो है वो। उसके बाद आप उसमें अगर मेरा रेफरल कोड है अनु50, कैपिटल लेटर्स में अनु और 50, ये अप्लाई कर दोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। चाहे आप कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोस्ट गार्ड के लिए भी सिमिलरली आपको अनु50 रेफरल कोड लगाना है। और मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए क्योंकि इससे आप एवेल्युएट कर पाओगे कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ है और हमें किन एरियाज़ में, क्योंकि वो इस तरह से जब आप उसको सबमिट करोगे तो वो बता देते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, चाहे वो GS हो मैथ हो। तो आप लगा सकते हो वहाँ पे NDA के लिए भी। तो मेरा रेफरल कोड है अनु50 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। वॉयल्स का जो लॉ है, बॉयल का नियम, वो किस प्रोसेस को ओबे करता है? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक ऑर्डर याद करवाया था पिछले वीडियोस में PVT का। हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मन में उसको 3-4 बार ये बोलना है, PVT PVT। यहाँ से बॉयल और चार्ल्स के नियम में आप कन्फ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। PVT, तो ये PVT का ऑर्डर जो है वो चालू कहाँ से हो रहा है? P से, और बाद में क्या आ रहा है? बाद में आपका आ रहा है T। P का मतलब प्रेशर मतलब दाब, और T का मतलब टेम्परेचर यानी कि ताप। तो चालू का चा ले लो तो चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बाद का बा ले लो तो बॉयल के नियम में टेम्परेचर यानी कि ताप नियत रहता है। ऐसे मैंने याद कराया था। तो अगर यहाँ से आप रिलेट करो तो बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है। अब इन 4 प्रोसेस में किस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? आइसोथर्मल में, समतापी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। वॉयल्स लॉ ओबे आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली आप चार्ल्स का नियम पूछा जाएगा तो चार्ल्स के नियम में आप देख पा रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक, ऐसे आप कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि 50% आपकी एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है अगर आप फिजिक्स के सारे रूल पढ़ लेते हो। देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। एक तो बच्चा जो है वो शुरुआत से सारे चैप्टर एक तरफ से पढ़े जा रहा है, जैसे उसने 12th में पढ़ाई की है। एक बच्चा वो है जो पैटर्न को एनालाइज करेगा कि क्या एयरफोर्स का जो सिलेक्शन बोर्ड है चीज़ें पूछता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। अब अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन देखोगे जो मेमोरी बेस्ड बच्चे बताते हैं आके, तो 50% पेपर जो होता है वो रूल पे रहता है। जैसे आपका रुद्धोष्म का नियम, इसके बहुत सारे एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे पूछेगा टायर का फटना किसका उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही समतापी के बर्फ़ का गलना, पिघलना, मोम का गलना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं। जैसे बहुत सारे नियम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखो, जैसे डाल्टन का नियम बहुत पूछा जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक इस पर डिपेंड करती हैं। गैलुसाक का नियम क्या होता है? तो ये सारे अगर रूल आप अच्छे से पढ़ लोगे, रोज़ अगर 4-4 रूल पढ़ोगे, जैसे आज आपने देखे, तो आज आप ये 4 प्रोसेस गूगल पे सर्च करके हिंदी में आप आराम से पढ़ लो, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि क्या होता है समदाबीय प्रक्रम, या समदाबी में और समायतिक में क्या अंतर होता है। तो ऐसे अगर रोज़ 4-4 रूल पढ़ोगे तो अब आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपने सारे रूल पे कमांड कर ली। और रूल पे कमांड कर लेने का मतलब है 50% तैयारी आपने अपनी कर ली। तो रूल पे ज़्यादा फोकस। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से रेडियस r के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। कण का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है जब वो 60 डिग्री के एंगल बना ले, तो उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है कि एक सर्कल है, तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वो पार्टिकल था, ठीक है, v वेलोसिटी थी। जब वो 60 डिग्री का कोण बना के, कितने का? 60 डिग्री का कोण बना के यहाँ से चलता हुआ जब वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हमें फाइंड करनी है। ये हम x मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन था। एंड बिलीव मी गाइज, ये क्वेश्चन आपके एक प्रोमिनेंट रिनाउंस्ड टीचर हैं, उन्होंने कोसाइन रूल से करवाया। नो डाउट। अब क्या है, यूट्यूब पे जो 12th वाले मेथड थे वो ज़्यादा डिलीवर किए जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली जो क्वेश्चन करवाया था आपको संवेग और गतिज ऊर्जा का, उस क्वेश्चन को भी कैलकुलेशन जो है आप 12th वाले मेथड से करोगे तो इट टेक्स टाइम, लेकिन हमें टाइम ही तो सेव करना है, यही तो चैलेंज है। नो डाउट इस क्वेश्चन को आप, ये आर है, ये भी रेडियस है, कोसाइन रूल लगा दो। मैं आपको करवाऊंगा नहीं, बस बता रहा हूँ। कॉस थीटा कॉस 60 आप लगाओगे, क्या होगा? r² + r² - x² बटे 2r²। इससे कैलकुलेट करोगे, और यही टीचर करवा रहे हैं, बहुत फेमस टीचर हैं। और ऐसा इसमें नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रेडिशन वो 12th वाले लगा रहे हैं, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव वॉरियर बनना है। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, अगर ये r है, ये r है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया।
इस ट्रेंगल में अगर ये आर है मतलब ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी आर है क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो समान, अब त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। अगर पूरा जो है 180 का होता है, ये 60 हो चुका, तो 120 में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60 60 हो जाएंगे। यानी कि हमें दिख गया ये एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी अगर आर है, ये भी आर है, तो ऑब्वियसली ये एक्स भी आर हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमें विजन अपना क्लियर रखना है कि क्या अप्रोच है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाएंगे, औरों से अलग होंगे। ठीक है, तो आपको कोसाइन रूल से यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ में मिनिमम आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का जो तीनों साइड होता है वो इक्वल होता है। तो और ये क्वेश्चन आप हाई चांसेस हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। जब इक्वल मास वाले दो गोले आपस में इलास्टिक कोलिशन करते हैं, उनमें से एक जो है वो रेस्ट में होता है, तो आफ्टर कोलिशन वो मूव करेंगे अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल डायरेक्शन में, या फिर साथ साथ, या एक दूसरे से राइट एंगल बनाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक एम मास का है v1 वेलोसिटी से, एक दूसरा वो भी एम मास का है लेकिन उसका वेलोसिटी 0 है। जब वो संघट्ट करेंगे, टकराएंगे, इलास्टिक कोलिशन होगा, तो कोलिशन के बाद वो कैसे गति करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर, देखो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, एंड यू हैव टू रिमेंबर बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से समकोण पर होंगे, 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इसमें कहा जाए जब एक रेस्ट में हो, इस बात पे ध्यान देना कि जब उनमें से एक विरामावस्था में हो, एक जो है वो मोशन नहीं कर रहा हो और दोनों के मास इक्वल हैं, कुछ नहीं सोचना है, आपको लगा देना है समकोण पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने 12th में इसको जरूर प्रूव किया होगा। देखो मेरी क्या कोशिश है, मैं आपको एक पाथ दिखा रहा हूँ कि आपको इस पे चल के बहुत इजीली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन आप उसको समझ पाते हो क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है इन वीडियोज़ का, कि जैसे इसमें कोलिशन का क्वेश्चन आया, तो कोलिशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हर साल पूछा जा रहा है, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। तो संघट्ट क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एंड आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक दूसरे से समकोण पर जब उनमें से एक विरामावस्था में हो। आज ही आप एक काम कर लेना, संघट्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लें। एक बल युग्म जो पेयर ऑफ फोर्सेस जिसको कपल कहते हैं, वो क्या उत्पन्न करता है, प्योर स्टेशनरी मोशन, प्योर रोटेशनरी, या बोथ, या फिर कोई मोशन नहीं। तो देखो पहले समझते हैं बल युग्म होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई ये पिंड है, ठीक है, तो उसमें अगर एक फोर्स इधर F1 काम कर रहा है, F1, ठीक है, तो उसी उतना ही परिमाण का, मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क कर रहा है, तो एक ये कपल बनता है, पेयर ऑफ फोर्स बनता है, मतलब बल युग्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो इसकी क्रिया रेखा है, इस पे कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसी के अराउंड ये जो है घूर्णी गति करने लगता है। ठीक है, जो भी पिंड होगा, बॉडी होगी, तो वो क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। और ये दोनों फोर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये एक कपल बन गया, पेयर ऑफ फोर्सेस बन गया। और अब आप इसे ऑब्वियसली देख पा रहे हो कि कौन सी मोशन हो रही है, इसमें एक घूर्णी गति होती है, ओनली प्योर रोटेशनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और ऐसे क्वेश्चन आप देख लेना, आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछ रहा है, एयरफोर्स स्पेशली तो हर बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। इसको तो 5 स्टार बना दो तो वो भी कम है, कि अगर मोमेंटम में 100% का इंक्रीज़ हो तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % का इंक्रीज़ होगा। सिंपली अब कुछ बच्चे तो ये देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये नॉन रिलेटिवलिस्ट क्या दे दिया है, असंबंधी क्या दे दिया। देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कभी भी आपसे कहा जाए कि संवेग में परसेंटेज चेंज दिया जाए और आपसे काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, x + y + xy/100। ये जो परसेंटेज चेंज आएगा ये काइनेटिक का आएगा, और x और y का वैल्यू जो परसेंटेज दिया होगा वही होगा। x की जगह पे वही परसेंटेज रखना है जो सवाल में गिवन है, y की जगह पे भी वही परसेंटेज रखना है जो सवाल में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। तो x और y की जगह पे 100 रख दो, तो 100 + 100 + 100 × 100/100।
अब देखो 100 से 100 कट गया तो 100 100 200 और एक ये 100 300, तो 300% हो गया। अब यहाँ पे कोई दूसरा परसेंट लेके आपको और क्लियर कर देते हैं कैलकुलेशन। मान लो यहाँ पे 50 होता, अगर यहाँ पे 50 होता तो x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100, ये आपको करना है। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इधर ये हो गया 100 और इधर हो गया 25, तो 125% आ जाता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैंने ले लिया, वैसे बहुत बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को इससे अप्रोच करोगे तो ये आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगा दोगे। किसी बॉडी पर दो फोर्सेस हैं, एक F1 की वैल्यू दी है 2i माइनस 5j और F2 दिया है 3i माइनस 4j। एक तीसरा फोर्स भी है और एक बात कही है कि वेग एक समान होगा। अब ये लाइन यहाँ पे बहुत अच्छी है और F3 पूछा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेग एक समान है, तो त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो जब वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, सवाल में कह दिया एक समान वेग है, तो त्वरण होगा ही नहीं, त्वरण 0 होगा। और त्वरण 0 होगा तो नेट फोर्स भी 0 होगा, ये तो ऑब्वियसली। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो F1 प्लस F2 प्लस F3 0 के इक्वल हो जाएगा। अब F1 कितना है, 2i माइनस 5j, F2 कितना है, 3i माइनस 4j, और F3 हमसे पूछा गया है 0 के इक्वल कर देंगे। अब 2i और 3i 5i हो जाएंगे और 5i उधर जाएंगे RHS में, तो माइनस का 5i हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का 4j और माइनस का 4j 8j हो जाएगा, 9j हो जाएगा माइनस का, लेकिन उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको RHS F3 निकालने के लिए ये सब मर्ज करके RHS में ले जाएंगे। तो जैसे ही आप RHS में ले जाओगे तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब इसमें आपने देखा क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस, आपसे मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं आपको बस परफेक्ट बना रहा हूँ प्रैक्टिस के थ्रू। एक लाइन पकड़ ली, वेग समान है। अब एक समान वेग है तो त्वरण होगा नहीं, त्वरण 0 है तो F बराबर ma, तो फोर्स जो नेट फोर्स है वो भी 0 होगा। नेट फोर्स हमने 0 कर दिया, तो हमें जो तीसरा फोर्स था, जो एक्टिंग जो थर्ड फोर्स था, तो वो हमें मिल गया कितना, माइनस का 5i प्लस 9j।